श्रोताओं, काव्य मंजरी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कुमार सत्येंद्र का अभिवादन स्वीकार करिए। आज मैं कुछ अपने विचार रखूंगा। मोदी ने बेंगलोर परसों भाषण कर रहा था, तो उसमें कह रहा था कि तेल मत खाइए, तो गाड़ी मत चढ़िए, सोना मत खरीदिए। जरा सोचिए कि तुमने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी नहीं बनाया। किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो आधी भी नहीं रह गई। कहा कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, पैसेंजर ट्रेनों की भी हालत खराब हो रही है। कहा कि ऐसे इकोनॉमी हो जाएगी, वैसे इकोनॉमी हो जाएगी, सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। अब देखिए कि बंगाल में 19 रैलियां की, एक रैली करने में 50 से 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। इतना ताम झाम करता है, इतना बड़ा पंडाल लगाता है कि सैकड़ों करोड़ रुपया स्वाहा करता है। अब सोचिए जरा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर अडानी, अंबानी या जो भी इस तरह के पूंजीपति हैं उनसे चंदा लेता है और लाखों करोड़, 2-2 लाख, 4-4 लाख करोड़ एक एक इलेक्शन में, एक एक चुनाव में खर्च करता है। समझ लीजिए कि इस गरीब देश में पानी की तरह पैसा बहाता है, सांसदों को खरीदने में, विधायकों को खरीदने में, दूसरी पार्टियों को तोड़ने में, उनके सांसद विधायकों को ईडी से डराकर, सीबीआई से डराकर अपने पार्टी में लेने में। इसके यहाँ 90% जो सांसद और विधायक हैं सब दूसरी पार्टियों से हैं। क्योंकि जिस समय आडवाणी और वाजपेयी की भाजपा थी, उस समय तो कहीं सरकार भी नहीं इसकी थी, तो कोई इसके ये तो है नहीं, ना तो इसके अपने विधायक हैं, ना तो इसके अपने सांसद हैं, सब दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। मुख्यमंत्री भी बना हुआ है दूसरी पार्टी से आया हुआ। जैसे बिहार में सम्राट चौधरी है तो वो राजद से आया है। वहाँ जो कांग्रेस को भी तोड़ा है, वहाँ जो कांग्रेस के जो ये हैं, जो कांग्रेस पार्टी है असम में, वहीं से वो आया है। जो दंगाई है, जो हमेशा हिंदू मुसलमान करता है, खैर मुख्यमंत्री भी रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अभी कह रहे हो कि ये न खाइए, वो न खाइए। जब तेल नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रहा है, तब कहोगे कि चूल्हा मत जलाइए, गैस आ नहीं रहा है। तो भाई इस तरह का हालात क्यों कर दिया? इसके लिए तुम दोषी हो ना। कहीं विदेश नीति में गड़बड़ी रही, हमको ईरान के साथ रहना चाहिए था तो तुम इजराइल के साथ चला गया। ईरान से हमको तेल गैस आता है तो तुम, गैस तो ये कतर से आता है, लेकिन ईरान के ही रास्ते से होर्मुज जो स्ट्रेट है उससे आता है। अब वहाँ, अब तुम कल कहोगे फर्टिलाइज़र भी उधर ही से आता है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो कहोगे कि ये करिए, खाद नहीं डालिए। ऐसे ही तो बिना खाद के फसल होगी, फसल नहीं होगी तो भूखे लोग मरेंगे। तो इस तरह के हालात के लिए कौन दोषी है? इस तरह के हालात के लिए दोषी कौन है? नोटबंदी में हजारों लोग खड़े खड़े मर गए। कह दिया कि 20 दिन में अगर नहीं कोई सुधार हुआ तो हमको चौराहे पर जूते मारिएगा। ना अब तक कभी चौराहे पर ही पकड़ाया, न लोग जूते इसको मारे। ऐसा तो आज तक हमको लगता है धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा, न देवता न दानव। इस तरह का तो इसको क्या कहा जाए? देश को कहाँ लेकर चला गया? अब बताइए, बंगाल में चुनाव हो रहा था, ये बनारस में रैली, महिलाओं की रैली कर रहा था।
अब वो रैली में छोटी छोटी बच्चियों को उठा कर ले लाया स्कूलों से, सब बेहोश हो गई, ये भाग गया दिल्ली। उसके बाद ये एक कहानी है, 29 अप्रैल को जब बंगाल में चुनाव हो रहा था अंतिम दौर का, उसके बाद इसने क्या किया कि बंगलोर परसों गया, वहाँ भाषण दे रहा है, कल हैदराबाद में भाषण दे रहा है, आज गुजरात में कोई चुनाव नहीं है फिर भी रोड शो कर रहा है। इस तरह का तो फटीचर पैदा ही धरती पर नहीं लिया है। जब इस तरह के हालात हैं कि तुम सबको गाड़ी चढ़ने के लिए मना कर रहे हो कि तेल, ये जो डीजल पेट्रोल कम है, तो फिर तुम हजारों गाड़ियों के काफिला में रोड शो क्यों कर रहे हो? मैंने जितना एक साल में जनता तेल खर्च करती है उतना तो तुम 2-4 महीने में भी से कम में खर्च कर देते हो। रोज विदेश दौरा, रोज दिल्ली में कभी रहना न है, संसद चलती रहे या ना चलती रहे, भाग जाता है, कभी मलेशिया, कभी यूएई, कभी कहाँ भाग जाता है। तो इस तरह की विदेश नीति तुम्हारी है जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। इसके लिए सिर्फ तुम दोषी हो। लेकिन समझता होता क्या है कि जब नोटबंदी किया तो माफ़ी मांगने लगा, कोरोना में माफ़ी मांगने लगा, किसान आंदोलन में बिल वापस लेकर कह रहा है कि हमसे कोई त्याग में तपस्या में कोई चूक हो गई होगी। तपस्या किसके लिए कर रहे थे? अडानी के लिए ना, उसी में कोई चूक हो गई होगी। तुम किसानों के लिए क्या तपस्या करोगे? किसानों को 500 महीना देते हो, किसानों को 500 महीना देते हो और 200 लाख करोड़ सिर्फ तुम कर्जा कर दिए हो इस देश के ऊपर। और पहले से जो 57-58 लाख करोड़ था वो तो है, ये है सिर्फ तुम 2014 के बाद से देश के ऊपर 200 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा रख दिए हो। यानी 500 किसानों को देते हो, उनके ऊपर 50,000 का कर्जा, विदेशी कर्जा लाद दिए हो। यही तुम्हारी अर्थव्यवस्था है। चौथी अर्थव्यवस्था हो गई तो पांचवी हो गई। इस तरह का जो ढोल पीटते हो, सारा ढोल तुम्हारा फट गया है। इस शर्म नहीं आती है इसको कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, तो वो भी खुद कंजूसी करने लगे थे। कुछ प्रधानमंत्री वेतन नहीं लेते थे, कुछ प्रधानमंत्रियों ने वो पेंशन लेना बंद कर दिया था। ऐसे देश का भला होता है। तुम खूब शौक करो, है ना। तुम चाहे यूएई के बाद ये जो है शाह है, या जो बहरीन का, जो सऊदी अरबिया का, जॉर्डन का उस शाह बादशाह है, उससे भी ज़्यादा अयाशी में तुम रहो और जनता को खाने के लिए भी मना करो कि प्याज नहीं खाओ तो रोटी नहीं खाओ, तो तेल नहीं खाओ तो नमक नहीं खाओ। इस हालात में इस देश को किसने लाया? इसके लिए किसकी जवाबदेही है? तुम्हारा अगर शासन है, तुम्हारी सरकार है, तो दोषी भी तुम ही हो ना इसके लिए। और कौन दोषी है? किसको हम दोष देंगे? अब जरा सोचिए कि कितना बड़ा ये राष्ट्रवादी है। इसी से समझ लीजिए कि हैदराबाद में चेन्नई में जब चंद्रशेखर जोसेफ विजय का जब शपथ ग्रहण हो रहा था, तो वहाँ वंदे मातरम गाया गया। लेकिन जब बंगाल में शपथ ग्रहण हो रहा था तो वंदे मातरम इसने नहीं गाया, जबकि इसी ने संसद में हल्ला मचाया है, कानून बनाया है और नियम बनाया है कि हर सरकारी कार्यक्रम शुरू होने के पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। लेकिन ये वंदे मातरम बंगाल के शपथ ग्रहण में नहीं गाया। अब समझ लीजिए, नियम और कानून तमाम दूसरे के लिए है, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। ये कानून नियम से ऊपर है, ये दूसरों के लिए कानून बनाता है।
अब इसका राष्ट्रवाद की तो ढोल फट गई कि कितना राष्ट्रवादी है। इसको ना तो देश से कोई मतलब है, ना तो देशवासियों से कोई मतलब है। देश जहन्नुम में चल जाए, देशवासी जहन्नुम में चल जाए, ना तो इसको झूठा जो आडंबर करता है, ढोल पीटता है हिंदू मुसलमान का, तो इसको हिंदू धर्म से भी कुछ लेना देना नहीं है। जब भी मंदिर में जाता है तो सिर्फ फोटो खिंचवाने में वो आगे हो जाता है और अपने पीछे देवी देवताओं को कर देता है और फोटो खिंचवाता है। सिर्फ मंदिरों में फोटो खिंचवाने जाता है। चैनल सब अडानी अंबानी के हैं, रात दिन इसी के गुणगान में लगे रहते हैं, चूँकि लाखों करोड़ वो एडवर्टीजमेंट के नाम पर उनको देता है। मैंने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। अब आगे सुनिए। ये जो शुभेंदु अधिकारी है वो शपथ ग्रहण के बाद कह रहा है कि हम बदला लेंगे। कैसे? तो जैसे गाजा पर बदला लिया था वो इजराइल, वैसे हम लेंगे बदला। लेकिन याद रखना, इजराइल को भी सबक सिखाने वाला कोई मिल गया है। कहते हो कि हम गाजा जैसा सबक सिखाएंगे तो तुमको सबक सिखाने वाला भी कोई पैदा हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि सबसे ऊपर तुम हो। अमेरिका को भी सबक सिखाने वाला पैदा हो गया है और सिखा रहा है सबक। अब देखिए, ये तो हुआ देश का जो आर्थिक हाल है, जो आर्थिक हालात है, उसकी बात हो गई। अब मैं ये चर्चा करूँगा कि ये पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो देश है 2 ब्लॉक में बंटा हुआ है। एक ब्लॉक है जो खूब अयाशी कर रहा है, उसको देश से कुछ लेना देना नहीं है। किसी तरह सरकार बनाना, किसी तरह सत्ता हथियाना, उसको देश चल जाए जहन्नम में, उससे कुछ लेना देना नहीं है। किसी तरह सत्ता हथियाओ, खूब मौज मस्ती अयाशी करो, जनता भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए। और दूसरा ब्लॉक है जो देश के बारे में सोचता है, जो बुद्धिजीवी है, जो देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो देश के बारे में सोचते हैं। और देश के बारे में जो सोचते हैं वो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। भाई जितना अयास है, जितना ये सब जो मोदी एंड कंपनी में जितना मतलब मोदी भक्त कह लीजिए, मोदी एंड मोदी भक्त है, वो सब अयास है। जितने बलात्कार के मामले इसके सांसदों और विधायकों पर हैं उतने किसी भी दूसरी पार्टी के नहीं हैं। और ये ब्लॉक भी है कम्युनल, याद करिए, कम्युनल भी है, अयास भी है, फिजूल खर्ची भी है, फिजूल खर्च भी है। मतलब इतना प्रोडिगली ये करता है, खर्च करता है और दूसरों को कहता है ये न करिए, वो न करिए। आखिर इस तरह के हालात क्यों कर दिया? इस तरह के हालात करने की जरूरत क्या थी? अब देखिए आगे जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है जिसको है स्टालिन, हाँ स्टालिन जो है, शायद पूरा नाम MK स्टालिन है उसका। तो स्टालिन जो है वो कितना बेवकूफ़ है कि ये जो राहुल गांधी ने जो समर्थन दिया विजय को, और क्या उपाय था? अगर नहीं समर्थन देता तो यही ADM के समर्थन देता। तुम अगर नहीं देते, स्टालिन अगर नहीं देता तो AIADM के देता, जिसमें भाजपा घुसी हुई है, उसका एक विधायक जीता है। तो आप समझ लीजिए तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने समर्थन दिया विजय को। और वो विजय अम्बेडकरवादी है, वो विजय सेकुलरवादी है, वो विजय कम्युनल नहीं है। ऐसे तो स्टालिन भी सेकुलरवादी है,
सेकुलर विचारधारा में ही वो भी विश्वास करता है, भाजपा का धुर विरोधी वह भी है। लेकिन अभी कितनी बेवकूफ़ी तुमने कर दी कि इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर दी। समझना चाहिए कि अभी तमाम लोगों को, जितने इस देश के बुद्धिजीवी हैं, जितने इस देश के सेकुलरवादी हैं, जितने इस देश के हालात पर चिंता करने वाले हैं, चिंतित होने वाले हैं, उन तमाम लोगों को उस ब्लॉक में आना चाहिए जिसमें विजय भी है, जिसमें स्टालिन को भी रहना चाहिए और जिसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन था, उस गठबंधन वालों ने अब अपना बेहूदगी करना शुरू कर दिया है। सोचना चाहिए कि जिस तरह से, और बताते हैं उसमें क्या किया कि बंगलोर वाले भाषण में मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बड़ी गलती की, धोखा दे दिया स्टालिन को, यानी स्टालिन को गठबंधन छोड़ देना चाहिए और मेरे पास आ जाना चाहिए, ये सिखा रहा है। अब जरा सोचिए, रेवंत रेड्डी के यहाँ कल हैदराबाद में मोदी था, तो वहाँ रेवंत रेड्डी को नहीं आना चाहिए था, पता नहीं क्या प्रोग्राम था, तो उसमें रेवंत रेड्डी को फुसला रहा है कि किसी तरह तू भी भाजपा में आ जाओ, जिस तरह वो आ गया था, वो जो हेमंता है आसाम वाला। तो जरा इसकी माने हरकत, इतना इसकी जो क्षुद्रता है, माने ये तो लगता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री, कभी डमरू बजाता है, कभी त्रिशूल लेके घूमता है, कभी तो इतना बड़ा मदारी है, इतना बड़ा नौटंकीबाज है कि प्रधानमंत्री का एक लक्षण इसमें नहीं है। लगता है कि कोई सड़क छाप आदमी भाषण दे रहा है, ऐसी ऐसी बातें कहता है, सांप्रदायिक बातें या क्षुद्र बातें। जो प्रधानमंत्री का पद है, गरिमा का पद है, कम से कम अपने पद का तो ख्याल करो, अपने पोस्ट का तो ख्याल करो। इतनी घिनौनी और इतनी समझिए कि शरारतपूर्ण बात करता है कि आम आदमी शर्मा जाता है। प्रधानमंत्री की वही भाषा है। उन बातों को मैं नहीं कहूँगा, वो लंबी फहरिस्त है उसकी। हमेशा चूंकि चुनाव आयोग इसकी जेब में है, इसलिए आपत्ति नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट भी आपत्ति नहीं करता है, धज्जियां उड़ाता है। जो ये होता है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, जो है आचार संहिता, जो नैतिक आचार संहिता जो चुनाव आयोग का है, उसकी धज्जियां खुलेआम उड़ाता है, लेकिन उस पर खामोश रहता है चुनाव आयोग, कुछ नहीं कहता है। अब समझिए, देश के अगर ऐसे हालात हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम दोषी हो। हमेशा वो जब तेल बहुत सस्ता था विदेश में, तो उस समय महंगा किए रहा, अभी युद्ध के चलते तो महंगा हो गया है। महंगा हो गया है तो कह रहा है कि खर्चे मत करिए। बताइए ये कैसे आदमी अपना रोजी रोटी चलाएगा? सोचिए, तेल कम खाएगा घर में, लेकिन जो होटल में जो ये सब पकौड़े तलने के लिए तू ही बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगारों को नसीहत देते हो कि पकौड़ा तलो, तो जब घर में तेल नहीं रहेगा खाने के लिए तो पकौड़ा कहाँ से लाएगा तलने के लिए तेल? पकौड़ा तलने के लिए तेल कहाँ से लाएगा? तो इस तरह के हालात इसने करके छोड़ दिया है देश का। अब देश के पास कोई ये है नहीं, 10-20 करोड़ आबादी वाला देश नहीं है कि किसी तरह काम चल जाएगा। यहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें 150 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें अगर बढ़िया से ये हो, जनगणना हो, तो इसमें 110 करोड़ के लगभग हिंदू हैं और बाकी जो हैं वो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, और भी मान लीजिए जो हिंदू धर्म जो नहीं मानते हैं, बौद्ध हो सकते हैं। जो हिंदू धर्म नहीं मानते हैं
उनकी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ से ऊपर है, और वही 100 या 110 करोड़ हिंदू होंगे। तो आप समझ लीजिए कि इतने बड़े देश में और इस तरह के हालात आ जाएंगे, तो ये तो गृह युद्ध का हालात पैदा कर दिया। बंगाल में जिस तरह से पैसा बर्बाद किया, क्या जरूरत थी उतना पैसा बर्बाद करने के लिए? 2.5-3 लाख जो तुम फौज ले गए, उसके ले जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, वहाँ से लौटने का खर्चा, 2.5 लाख 3 लाख फौज जो अपने बैरक में खा रहे थे, अपने मेस में खा रहे थे, उनको खिलाने पिलाने रहने की व्यवस्था करनी पड़ी होगी बंगाल में। बताओ, इतना चुनाव जीतने के लिए इतना वाहियात खर्चा पैसा क्यों बर्बाद करते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है? उतने फौज वहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उतनी फौज क्यों लगाने गया? उतना खर्च देश के ऊपर क्यों डाल दिया? तो फिजूल खर्च करोगे। जहाँ 1 लाख करोड़ का खर्च होना चाहिए, वहाँ 20 लाख करोड़ खर्च करते हो। जहाँ 1 लाख करोड़ में काम हो जाए, वहाँ 20 लाख करोड़ खर्च करते हो। तो ये कहाँ से पैसा आएगा? ये पैसा तो चाहे तो विदेशी कर्ज होगा, और नहीं तो फिर लोग भूखे मरेंगे, और तो कोई उपाय है नहीं। तो इस तरह का जिस देश का प्रधानमंत्री होगा, आप समझ लीजिए कि उस देश का क्या हाल होगा। और उसी हाल में लाकर छोड़ दिया है, और फिर शुक्रवार से 8 दिन के लिए फिर विदेश घूमने जा रहा है। एक दिन भी दिल्ली में नहीं रहता है। संसद चलती हो या ना चलती हो, प्रतिदिन चाहे विदेश में घूमेगा। या बताइए, अभी गुजरात में आज ही गुजरात में वो कर रहा है, रोड शो कर रहा है। बताइए तो जरा, गुजरात में रोड शो करने की का जो, ना वहाँ कोई इलेक्शन है, ना वहाँ कोई ये है, माने सिर्फ इवेंट करना है। हाँ, सिर्फ नौटंकी अपना दिखाते रहना है, और सरकारी पैसे को पानी की तरफ बहाते रहना है। क्या जरूरत थी वहाँ बंगलोर जाने की? क्या जरूरत थी? क्यों गया बंगलोर? कौन बड़ा इवेंट था वहाँ? क्यों गया शपथ ग्रहण में कलकत्ता? वहाँ तो अमित शाह पहले से मौजूद था, फिर तुम भी वहाँ गया। क्या जरूरत थी तमाम 20-25 मुख्यमंत्रियों को वहाँ बुलाना, सैकड़ों सांसदों को वहाँ बुलाना? क्या जरूरत थी? एक सादे समारोह में जब ये चंद्रशेखर जोसेफ विजय जो लिया, शपथ ग्रहण किया, क्या उसकी कम अहमियत है? और तुम लाखों करोड़ बर्बाद कर दिया बंगाल के शपथ ग्रहण में। वो कोई दूसरा शपथ ग्रहण हो गया? जरा सा भी परवाह नहीं है देश के बारे में, जरा सी भी परवाह नहीं है। जब ऐसे हालात देश में हैं, तो फिर लाखों करोड़ बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? बंगाल के शपथ ग्रहण में उसमें कितना पैसा लगा होगा? वो इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम जो चेन्नई में है, उसमें अपना सादे समारोह में कर दिया, शपथ ग्रहण हो गया। बताओ, इतना माने किसी चीज का इतना ताम झाम करता है ना, कि उसमें लाखों करोड़ बर्बाद होते हैं। इतना ही क्या कहा जाए? तो कहने में, प्रधानमंत्री के पद पर है, कुछ कहने में भी लगता है कि क्या कहा जाए। इतना पैसा बर्बाद करने की आखिर क्या जरूरत थी? अब ये जनता के ऊपर है, सोचना है जनता को कि इसको कौन सी सजा जनता देगी, कौन सजा के लायक है। ठीक है।